साथियों नमस्कार। आज का ये कंटेंट जो है ये जूनियर एडवोकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉमन क्वेरी आती है कि फ़र्द दस्तावेज क्या होता है, ये कैसे भरते हैं और इसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल्स हम क्या ध्यान में रखें। बेसिकली क्या है ये फ़र्द दस्तावेज, इसको जो है अपन समझते हैं। देखो, जब भी अपन स्कूल में थे, क्लियर है, तो अपने सब्जेक्ट जो है बटे हुए थे। इंग्लिश का कॉपी अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा। सबका एक बेसिकली एक इंडेक्स था, क्लियर है। और उसी इंडेक्स के हिसाब से हम अपना जो प्रोजेक्ट था या जो कंसर्न नोटबुक था उसको सबमिट करते थे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। और जिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं करा, उनका जो कॉपी है वो चेक नहीं हुआ, अल्टीमेटली उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब कोर्ट के पास भी जो है टाइम नहीं है टू एग्जामिन योर पॉइंट्स। तो कोर्ट क्या चाहता है आपसे कि जो कुछ भी आप कोर्ट को देना चाहते हो उसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट हो, ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर सकें और उसको प्रॉपरली जो है हम एग्जामिन कर सकें। तो उसके लिए एक फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं फ़र्द दस्तावेज, और इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है। बेसिकली फ़र्द नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैंने कई बार कहा भी मेरे सीनियर्स को, ये फ़र्दें हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये काम है पुलिस का। पर जो परंपरा चली आ रही है, हम इसके कॉन्टेक्स्ट में अब हम भी क्या बोले, पर बेसिकली ये सूची दस्तावेज होना चाहिए, ना कि फ़र्द दस्तावेज। इट शुड बी सूची दस्तावेज। क्लियर है। ये एक अच्छा टर्म है और ये एक लॉजिकल टर्म है रादर देन फ़र्द दस्तावेज। ये क्या होता है फ़र्द तलवाना, फ़र्द दस्तावेज, सिंपल सी बात है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सूची दस्तावेज। ये एक लीगल प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये वर्कआउट किया जाता है। अगर आप एक सिविल केस फाइल कर रहे हैं तो उसमें भी ये डॉक्यूमेंट फाइल होगा। अगर आप एक फौजरी केस फाइल कर रहे हैं उसमें भी ये जो है डॉक्यूमेंट फाइल होगा। चाहे आप पिटिशनर है, चाहे आप रेस्पोंडेंट है, सबके लिए ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करना है तो ये फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म नहीं है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, मैंने आपको बता ही रखा है। कोर्ट का नाम कैसे मालूम पड़ेगा आपको, जहाँ केस चल रहा है। इसके लिए कोर्ट के बाहर देखिए एक पट्टी लगा होगा, उस पर कोर्ट का नाम होता है और वो नाम जो है आपको यहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद आता है केस का नंबर। क्लियर है। फिर जो केस की प्रकृति है, सिविल है, फौजदारी है, उसको जो है टिक करना होता है। फिर आता है उन्वान, कि कौन जो है केस लेके आया है और किस पर जो है केस चलाया जा रहा है। क्लियर है। फिर उनका स्टेटस क्या है, क्या वो एप्लीकांट है, क्या वो परिवादी हैं, क्या वो निगरानीकार हैं या अपीलार्थी हैं। और सेम होता है अपोजिट पार्टी के लिए, उसको टिक करना होता है। ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हम दाखिल करना चाहते हैं उसका एक स्पेसिफिक जो है ब्यौरा आना शुरू होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एक मुकदमा जो है दाखिल कर रहा हूँ सेक्शन 138 NI का, ये होता है चेक का मामला। तो जो परिवाद है वो इस सूची में नहीं आता है। इस सूची में क्या आएंगे, एविडेंसेस, जिसको हम कहेंगे दस्तावेजी साक्ष्य। क्लियर है। तो पहला एविडेंस क्या होगा, चेक, चेक संख्या सो एंड सो। फिर आ जाएगा बैंक का नाम, फिर आ जाएगा राशि, फिर आ जाएगा कंसेंट चेक का डेट। क्लियर है। उस दस्तावेज में जो तारीख है, जो चेक की डेट है, वो यहाँ हो जाएगी मेंशन। जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है उस कंसर्न व्यक्ति के होंगे यहाँ पर हस्ताक्षर। क्लियर है। और डॉक्यूमेंट ये मूल है या फोटोकॉपी, उसको लिखा जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट पर अपने को जो है कोर्ट फीस देना होता है टू मेक इट एडमिसिबल। उदाहरण के लिए अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आप सबमिट कर रहे हैं तो उस पर ₹1 का कोर्ट फीस जो है लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाया तो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं होगा। तो ऐसा कोई स्थिति आई है और आपने शहादत में उसको एडमिसिबल करने के लिए कोर्ट फी पे किया है तो उसको भी जो है मेंशन करना होता है। क्लियर है। जिससे क्या बेनिफिट होगा कि ये शहादत में हो जाएगा एडमिसिबल, तो उसको हम टिक कर पाएंगे, अदरवाइज इसको हम टिक नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। इसके बाद आता है रसीद फरीक। अगर शहादत में नहीं लिखा गया, मीन्स डॉक्यूमेंट जो है लौटा दिया गया या एडमिसिबल नहीं हुआ शहादत में, तो उसको जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। और विशेष विवरण जो है आपको नहीं लिखना होता है, ये काम जो है कोर्ट का होता है। क्लियर है। तो मैंने आपको एक बेसिक प्रोटोकॉल जो है क्लियर कर दिया टू फाइल डॉक्यूमेंट। क्लियर है। इसके अलावा चेक के केस में क्या होगा, बैंक का मेमो लिख दिया आपने, उसका डेट लिख दिया, जो सबमिट कर रहा है उसके हस्ताक्षर हो गए। फिर उस पर कोई कोर्ट फीस देनी है, उत्तर है नहीं, तो यह आ जाएगा नो। इसके अलावा शहादत में जो है ये लिया जाएगा यस, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मूल है, ये कारण ही आ जाएगा। और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना आपको। अगर डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा तो कोर्ट उसको मार्क करेगा, और अगर रिटर्न नहीं हुआ, एडमिसिबल हो गया, तो कोर्ट उसको एक्सेप्टेड लिख के रिकॉर्ड पर ले लेगा। इसके अलावा नोटिस जो है वकील साहब का होता है, जो कि एक विशेष डॉक्यूमेंट है चेक केसेस में, उसको जो है लिखा जाएगा। वो नोटिस जो है मूल है, फोटोकॉपी है, वो आ जाएगा। और यही प्रोसेस जो है हर डॉक्यूमेंट के लिए अडॉप्ट किया जाएगा।
और इस डॉक्यूमेंट को पूरा फिलअप करने के बाद में जो कंसर्न एडवोकेट साहब हैं और जो कंसर्न पक्षकार हैं इस पर साइन करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को जो है कंसर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है पेश कर दिया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो आप अपने पक्षकार के हस्ताक्षर जरूर लें। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जब पक्षकार ने ये कथन कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं दिए वकील साहब को, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाए, किस प्रकार पेश किए मुझे जानकारी नहीं है, आप पर केस चलेगा मिसकंडक्ट का और डिपार्टमेंटल एक्शन भी आप पे चल सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि यू माइट बी इम्प्लीकेटेड इन केस ऑफ फॉर्जरी। इसलिए क्लाइंट के साइन जरूर कराएं, क्लाइंट का आधार कार्ड जरूर लगाएं ताकि ऐसे बिटर कॉन्सिक्वेंसेस या ऐसे गलत अध्याय जो है हमारे जीवन में ना ओपन हो। क्लियर है बात ये। हर एक चीज़ पर जो है आपको प्रोटोकॉल लेके चलना पड़ेगा, आपको एविडेंस बना के चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए ट्रबल आएगा। विश्वास या मुझे ट्रस्ट है, ये कॉन्सेप्ट गलत है क्लाइंट के लिए भी और एक वकील साहब के लिए भी। कोई ट्रस्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट आपके तो है नहीं, वो एविडेंसेस हैं, उसमें छेड़ाखानी नहीं हो, मैनिपुलेशंस नहीं हो, इस बात को भी आपको इंश्योर करना है। अब इन डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पाएंगे तो कोर्ट कॉल करेगा एडमिशन डिनायल, जिसके लिए प्रोविज़न है ऑर्डर 12 रूल 3A CPC। क्लियर है। या इसके अलावा पूर्व कानून में मीन CRPC में प्रोटोकॉल था सेक्शन 294 के तहत। तो एडमिशन डिनायल में अगर डॉक्यूमेंट फॉर्ज पाए गए तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर साइन क्लाइंट के हैं और आपने सिर्फ क्लाइंट को आइडेंटिफाई किया है ताकि उसका अस्तित्व जो है रिकॉर्ड पर आ सके ईजिली, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, अदरवाइज आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसलिए सावधानी ही बचावे। आप जूनियर एडवोकेट हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी है आपको इनलाइटन करना इस सब्जेक्ट पे ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े और आप एफिशिएंट वे में अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए डॉक्यूमेंट्स को जो है रिकॉर्ड पे ला सकें। क्लियर हो गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में इनलाइटन किया और एफिशिएंट जानकारी जो है आपको प्रोवाइड करी है टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट एंड योर सेल्फ। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।